नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर के सेशन में। जिसमें बच्चों हमारा इससे पहले का जो वीडियो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें सुनाई थी। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारा जो साप्ताहिक मैंने आपसे कहा था कि हफ्ते वाइज आपके लिए क्या लिए जाएंगे, वीडियोस लेके आएंगे। तो 3 नवंबर से 7 नवंबर तक का जो ये हफ्ता है हमारा, इसके बीच का जो हमारा कुछ कार्यकाल रहा, इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं हमारी करंट अफेयर की वीडियोस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, जो भारत और वैश्विक हमारे, या मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरें आपके लिए सामान्य तौर पर हम लेके आए हैं। तो इसमें आपके लिए पहला प्रश्न है बच्चों कि यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है। ये प्रश्न है बच्चों भारत से। ठीक है, तो भारत का जो हमारा करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर से आपके लिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। यूनेस्को का रचनात्मक, क्वेश्चन का इंग्लिश में अगर हम फॉर्म देखें तो विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द 9th सिटी टू जॉइन यूनेस्कोज क्रिएटिव नेटवर्क। क्रिएटिव नेटवर्क का मतलब क्या है कि रचनात्मक दृष्टि से जो किन्हीं कार्यों की वजह से फेमस है। जैसे कोझिकोड हमारा साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इस तरीके से हमारा भारत का जो 9वां शहर है वो कौन सा बनता है। तो चलिए एक बार इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को क्या है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है हमारा, पेरिस। पेरिस कहाँ है बच्चों, फ्रांस में। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, विश्व में जो हमारे जो या तो हमारे ऐसे क्रिएटिव शहर होते हैं, या हमारे विश्व में कुछ हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का अपना कार्य करता है। तो इसमें भारत में अभी तक 9वां शहर जो हमारा बनने जा रहा है लखनऊ, इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पहले बने थे। तो ये कुछ हमारे हैं शहर, और इधर है हमारी इनकी श्रेणी की, मतलब किस श्रेणी के अंतर्गत इन्हें रखा गया था। तो पहला यदि मैं पूछता हूं, जो जयपुर है, जयपुर यानी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान किसके लिए फेमस है, हस्तकला और लोक कला के लिए। और इसको कब शामिल किया गया, 2015 में। दूसरा आता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, संगीत के लिए प्रसिद्ध है, 2015 में इसको डाला गया। आपने नाम सुने होंगे लखनऊ घराना, बनारस घराना, तो ये उन घरानों की वजह से संगीत के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है ना। और अगला आता है तीसरा हमारा चेन्नई। चेन्नई मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का हमारा क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए, और वर्ष 2017 में इसे शामिल किया गया। तो ठीक, हम ये क्या किसकी बात कर रहे हैं, शामिल होने का वर्ष। ठीक है, तीसरा। चौथा आता है बच्चों हमारा मुंबई। मुंबई यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, फिल्म के लिए। आप जानते हैं बॉलीवुड जैसी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं, मुंबई में है। तो मुंबई महाराष्ट्र का फिल्म के लिए प्रसिद्ध है, 2019 में इसे शामिल किया गया। पांचवा बच्चों आता है आपके लिए हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है आपका, तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए है हमारा, पाक कला के लिए। तो भारत का यदि मैं आपसे बोलता हूँ क्रिएटिव सिटी, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव सिटी, तो क्रिएटिव सिटी में अभी तक हमारा जो एक तो शामिल हो रखा है पाक कला में हमारा क्या, लखनऊ, और दूसरा हमारा हो रखा है क्या, हैदराबाद। तो हमने पहला हैदराबाद की बात की है। तो और अगर मैं आपसे बात करता हूं यूनेस्को के भारतीय शहरों में लखनऊ समेत 9 शहरों को तो शामिल किया गया है, पर क्रिएटिव के अंतर्गत जो पाक कला है उसको, जो फाइन आर्ट है, इसको बोलते हैं फाइन आर्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट के फील्ड में एक तो हैदराबाद और दूसरा हमारा लखनऊ, आप देख सकते हैं ये दोनों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो हैदराबाद कब शामिल होता है, वर्ष 2019 में। और छठा आता है बच्चों हमारा श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, या तो हस्तकला और या तो लोक कला, फोक आर्ट के लिए फेमस है। और इसको कब शामिल किया गया, वर्ष 2021 में। सातवां आता है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है हमारे, मध्य प्रदेश में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए। आप जानते होंगे अकबर के दरबार में हमारे तानसेन थे। तानसेन का संबंध कहां था, जिनका नाम था रामतनु पांडे, कहां से संबंधित थे, ग्वालियर से। ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश। तो संगीत के लिए ये प्रसिद्ध है और इसे वर्ष 2023 में शामिल किया गया। तो वर्ष 2023 में हमारे दो शामिल थे, ग्वालियर और कोझिकोड। आठवां क्या है बच्चों हमारा, कोझिकोड। कोझिकोड कहां है हमारा, केरल। ठीक है, केरल का ये क्या है बच्चों, साहित्यिक शहर है, लिटरेचर, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। और वर्ष 2023 में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। अति महत्वपूर्ण, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला एकमात्र साहित्यिक शहर कौन सा है, तो कोझिकोड आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। और अब आपसे 9वां शहर लखनऊ के बारे में पूछा जाएगा कि पाक कला में शामिल होने वाला भारत का यूनेस्को में नवीनतम और 9वां शहर कौन सा है, तो लखनऊ। लखनऊ कहाँ है आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में।
किसके लिए फेमस है? तो ये अपनी पाक कला के लिए, मतलब अपने फाइन आर्ट के लिए। और शामिल कब होता है बच्चों? 2025 में। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा लखनऊ, ऑप्शन ए इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, नवाबों का शहर हमारा लखनऊ हो गया उत्तर प्रदेश में। और ये कुछ जानकारी आपकी यूनेस्को के लिए हो गई है। पटना किसकी राजधानी है? हमारी बिहार की। उदयपुर कहां है? हमारे राजस्थान में। और उदयपुर झील कहां है? तो बिहार में। ठीक है, ये क्योंकि हमारा अभी रामसर साइट में हुआ था कुछ दिनों पहले शामिल। अगला आपके लिए प्रश्न लिया जा रहा है बच्चों कि मनामा एशियाई युवा खेल 2025 भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? और आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ गया, हाउ मेनी मेडल्स हैज द इंडिया कंटिजेंट वॉन एट द मनामा एशियन यूथ 2025? 2025 में इसने कितने अपने पदक जीते? तो मनामा किसकी राजधानी है बच्चों? बहरीन की। तो इसका मतलब क्या है? बहरीन में, मनामा में इसको क्या किया गया था? होस्ट किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये जब आयोजित किया गया बच्चों, तो जब यहां पर खेल हुआ था, तो इसमें भारत के द्वारा कुल कितने पदक लिए गए? 48 पदक लाए गए। ठीक है, और 48 पदक लाने पर भारत की जो रैंक है बच्चों, वो कौन सी रैंक हो गई है? छठी रैंक हुई है। रैंक और पदक में अंतर होता है। रैंक का मतलब है कि अगर आप क्लास में देखते हैं कि आपके पास जैसे एक हमारा टॉप होता है फर्स्ट, और एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड, तो इस तरीके से ये क्या चलती है? हमारी रैंकिंग चलती है। तो इस रैंकिंग में हमारा भारत किस नंबर पर है बच्चों? छठे क्रम में है। और भारत के द्वारा 13 गोल्ड लाए गए। यहां पर कितने गोल्ड लाए गए? 13 गोल्ड लाए गए, 18 सिल्वर लाए गए, और हमारे 18 16 और 17 हमारे ब्रॉन्ज लाए गए बच्चों। कितने बचे? 17 हमारे कांस्य। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो हमारा कुछ इस तरीके से भारत का अपना क्रम रहा। और आपसे रैंकिंग भी पूछी जा सकती है, और कुल पदकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको आयोजित करने वाले देश के बारे में पूछा जा सकता है। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। ठीक है, और रैंक तो आप याद रखेंगे और भारत की श्रेणी भी याद रखेंगे। अच्छा, अगर यहां पर रैंक भारत की छठी हो चुकी है, तो पहला कौन आया? तो फर्स्ट रैंक पर कौन आया? तो फर्स्ट रैंक पर आता है बच्चों चाइना। कौन आता है? चाइना, चीन आता है बच्चों। ठीक है, अब अगले आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इस कार्यक्रम का, कौन सा कार्यक्रम? हमारे जो मनामा एशियन खेल थे 2025 में एशियाई युवा खेल का क्या किया गया? आयोजन था। और इसके मेजबान देश कौन है? बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा, जिसके बारे में अभी आपसे कहा। आयोजन की तिथि कब होती है? अक्टूबर 2025 में, जिसमें भारतीय दल के कुल 222 खिलाड़ी आते हैं। ठीक है, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके लिए मेजबान देश है और कार्यक्रम कौन सा है ये महत्वपूर्ण है। और इसमें 119 महिलाएं थी, 103 पुरुष थे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? कुल पदक भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ भारत अपने कौन से रैंक पर रहा था? छठे रैंक पर रहा था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें मुख्य खेल कौन कौन से थे? मुक्केबाजी थी, बीच रेसलिंग था, और वेट लिफ्टिंग थी, कबड्डी था। वेट लिफ्टिंग का मतलब आप जानते होंगे ना, वजन उठाने की जो प्रक्रिया है। अगला प्रमुख आयोजन इसका क्या होगा? युवा ओलंपिक 2026 डकार सेनेगल में होगा। डकार किसकी राजधानी है? सेनेगल की राजधानी। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, सॉरी, डकार की राजधानी सेनेगल है। तो इस तरीके से हमारे दो प्रश्न समाप्त हो गए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछ रहा है। हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु हैज बिकम द इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर? तो हम बात कर रहे हैं यदि ग्रैंड मास्टर की, तो ये किसके अंतर्गत होते हैं? ग्रैंड मास्टर किस खेल के अंदर होते हैं? तो हमारे शतरंज के अंदर होते हैं। तो शतरंज में यदि मैं बात करता हूं, शतरंज की आप बात करते हैं, तो शतरंज किससे संबंधित है? हमारा चेस हो गया। और इसमें यदि बात करता हूं बच्चों, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, जो इसमें विजेता होता है, अपने जो चेस में होता है वो सभी को हराने में काबिल होता है। तो भारत में सबसे ऊंचे स्तर पर जो आ जाता है वर्ष के, उसे कहते हैं हम ग्रैंड मास्टर। तो भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे बच्चों? हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और ये भारत के पहले विश्व चैंपियन थे शतरंज में। ठीक है ना। और उसके बाद बात कर रहा है बच्चों आपसे 90वें पूछ रहा है। तो 90वें हमारे कौन है? 90वें हमारे कौन है? इलम पर्थी। कौन है? इलम
परथी। इनका संबंध कहां से है बच्चों? तमिलनाडु से, तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं भारत का 88वां जो हमारा ग्रैंड मास्टर रहता है, 88वां ग्रैंड मास्टर कौन था? तो वो थे रोहित कृष्णा, रोहित कृष्णा। तो ये हमारे 88वें ग्रैंड मास्टर रहे थे। और यदि मैं आपसे पूछता हूं 87वें ग्रैंड मास्टर कौन रही थी? तो दिव्या देशमुख रही थी, दिव्या देशमुख रही थी बच्चों। ठीक है ना। इन तीनों का संबंध कहां से है? तमिलनाडु। इनका भी तमिलनाडु। मतलब क्या है इसका कि वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा चेस के जो हमारे खिलाड़ियों को देने वाला राज्य है वो कौन सा है? हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या है बच्चों? मद्रास। पुराना नाम मद्रास हो गया इसका। ठीक है, और तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण। तमिलनाडु के बारे में और जानकारी, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला, रामसर साइट स्थल वाला राज्य। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, भारत का एक सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य। ठीक है, रोहित कृष्णा के बारे में मैंने बता दिया। 88वां, 87वां हमारी दिव्या देशमुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारे 16 वर्षीय कौन? इलमपर्थी अय्यर। ठीक है, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है बच्चों? एक आपकी मुद्रा होती है जिसे आप एक्सचेंज करने के लिए भारत में किसी भी राज्य में जाएं या किसी भी दुकान में जाएं, किसी भी बैंक में जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी जो चलित मुद्रा है, नकद मुद्रा है, उस नकद मुद्रा का प्रयोग करते हैं किसी सामान को लेने के लिए, तो आपको आसानी से सामान मिल जाता है। फिर क्या होता है बच्चों? एक आभासी मुद्रा आपको देने की बात की जाती है। जापान के एक हमारे जो सोताशी नाकामोटो थे, तो उनके द्वारा एक हमारी आभासी मुद्रा का क्या किया गया? खोज की गई। ठीक है, तो उसका नाम था बच्चों बिटकॉइन। क्या नाम था उसका? बिटकॉइन। और ये एक प्रकार से क्या थी? आभासी मुद्रा। ठीक है, आभासी मुद्रा मतलब आपके पास ये मुद्रा नहीं है। ठीक है, आप बस इसे अपने मोबाइल पर या डिजिटल जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उनमें क्या कर सकते हैं? इसको संरक्षित कर सकते हैं। पर अब जो हमारी आभासी मुद्रा थी, तो इसी को एक प्रकार से क्या कहा जाता है बच्चों? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इस आभासी मुद्रा की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, इसकी खोज किसने की थी या इसको स्थापित करने वाले हमारे कौन से? तो इनका नाम है सातोशी नाकामोटो। क्या नाम है? सातोशी नाकामोटो। अब उसके बाद आपसे बात की जा रही है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाली है? तो मान्यता देने वाला हमारा राज्य का, हमारे देश का राज्य की जो हमारी मुख्य न्यायालय है, वो राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका नाम क्या है? हमारा मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश थे, ठीक है, जस्टिस वेंकटेश, जस्टिस वेंकटेश, इनकी जो बेंच थी बच्चों, इन्होंने क्या कर दिया कि भारत में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मान्यता देने वाला पहला राज्य बन चुका है। ठीक है ना, ये कौन सा, कहां का उच्च न्यायालय है? तमिलनाडु, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा, मद्रास के बारे में। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो चुका है? पहला राज्य जिसने क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार किया, स्वीकार किया या इसे मान्यता प्रदान की। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? हमारा मद्रास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मद्रास किसका पुराना नाम है? चेन्नई का पुराना नाम है। तमिलनाडु, अगर मैं मुंबई की बात करता हूं तो महाराष्ट्र की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, चेन्नई, चेन्नई मद्रास का चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हो चुका है। तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो चुका है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तमिलनाडु आपने देखा होगा इस वर्ष में बहुत बार सुर्खियों में रहा, जिसने अपने राज्य में कुछ इस तरीके से अपने सिंबल को रुपये के रूप में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। बल्कि हमारा रुपया कौन सा है? इस तरीके से। तो इन बातों से क्या है? हमारा चर्चित हमारा राज्य है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु हमारा फोकस हो सकता है। तमिलनाडु की यदि मैं आपसे बात करता हूं, वहां के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, 5वां प्रश्न आपके लिए कि एशिया प्रशांत
आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपैक समिट 25 हेल्ड? तो 2025 में ये हमारी समिट कहां हुई थी? मतलब अगर आप देखते हैं प्रशांत महासागर और एशिया के बारे में, यदि आपने देखा होगा विश्व में हमारे 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं बच्चों? 7 महाद्वीप हैं। तो इन महाद्वीपों में आपने देखा होगा कि जब इस तरीके से अगर आप महाद्वीप को देखते हैं तो इधर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिला, ये साउथ अमेरिका देखने को मिला, यहां पर आपको यूरोप देखने को मिला, इसी के साथ आपको एशिया देखने को मिल गया, ठीक है, यहां पर आपको अफ्रीका देखने को मिल गया, ये मेडागास्कर, और ये ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल गया। तो बच्चों जो हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर वाले पॉइंट में यहां पर क्या आता है? प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। यहां क्या आता है बच्चों? अटलांटिक महासागर, ठीक है, इधर क्या आ गया? हिंद महासागर, और फिर से यहां क्या आ गया? प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये कोना प्रशांत का कहलाता है, यही हमारा प्रशांत का बनता है। अगर मैं इसे फोल्ड कर देता हूं तो इसमें जो हमारे द्वीप है इनके बीच में अपनी वार्ता को पूर्ण तरीके से करने के लिए इन देश, जो हमारे प्रशांत महासागर में जो भी देश हैं, इन देशों के लिए क्या होता है बच्चों? एक संगठन बनता है जिसका नाम है हमारा एपेक, ठीक है। कौन सा बनता है? एपेक बनता है। अब आपको देखने को मिला हमारा एपेक, आपको एक हमारा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन आपको देखने को जैसे ही मिला, इसकी स्थापना होती है बच्चों कब? हमारे वर्ष 1989 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। इसके द्वारा अपना एक सचिवालय बनाया गया। कहां बनाया गया? सिंगापुर में, ठीक है। किसके लिए किया गया? अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक जो भी इनकी कॉर्पोरेशंस है, चाहे ट्रेड हो, चाहे मतलब अगर आप कह सकते हैं ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार के लिए। तो व्यापार को अपना सुदृढ़ करने के लिए और अपने बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए इनके द्वारा एपेक की स्थापना की गई। कब की गई? वर्ष 1989 में, 1989 में। तो इसी का आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा अभी वर्तमान का इसका सत्र होता है वो कहां होता है? तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगझो में, ठीक है ना। ग्वांगझो में क्या होता है इसका? अभी क्या होता है? सिटिंग होती है। ग्वांगझो में क्या होता है? साउथ कोरिया में इसका अभी क्या होती है? समिट होती है। अगर मैं इससे बात करता हूं आपसे, साउथ अफ्रीका की अभी राजधानी क्या है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चों। हमारा इस तरीके से हमारा क्या होने वाला था? अभी साउथ कोरिया के ग्वांगझो में हमारा एपेक की समिट होती है 2025 की, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, आईसीसी विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता? आपके लिए दी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि भारत ने भी कई सालों के संघर्ष के बाद जीता है, ठीक है ना। तो अभी ये किसने जीता 2025 का? हु हैज वॉन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 टाइटल, ठीक है। भारत ने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने जीता, या ऑस्ट्रेलिया ने जीता, या न्यूजीलैंड ने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या होगा आप सभी जानते हैं। तो हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम है भारत, ठीक है। तो भारत का जो है हमारा वर्तमान 2025 का जो हमारा आयोजन किया गया था, इसका अब होस्ट कौन था? भारत था, ठीक है ना। तो आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है, महिला विश्व कप 2025, इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन या आप इसको क्या कह सकते हैं? होस्ट कह सकते हैं। तो इसका होस्ट कौन था बच्चों? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसके क्या थे? आयोजक थे। इसका जो फाइनल मैच है बच्चों, और भारत में भी कहां होता है? मुंबई, मुंबई में, नवी मुंबई में, ठीक है ना। कहां होता है? नवी मुंबई में, ठीक है ना। तो यहां पर होता है। तो फाइनल मैच किसके किसके बीच में होता है? भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, ठीक है, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। आप सभी ने ये मैच देखा होगा। और जो हमारी भारतीय कैप्टन थी या कप्तान थी, उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। इन्होंने 2 नवंबर को इस विजय को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो हरमनप्रीत कौर ने क्या किया था? इस हमारी भारतीय टीम ने 289 रन रेट दिया था, और उसी के साथ फाइनल में 50 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, और भारत हमारे जो इसका क्या बन जाती है? विजेता टीम बन जाती है, ठीक है। आपको शायद ये जानकारी पता होगी, पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजक देश कौन था, ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा 7 वर्षीय जो हमारी विजेता टीम थी उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया था,
ठीक है, 7 वर्ष तक लगातार एक टीम आपको क्या करती है, विजय आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद सडनली भारत के द्वारा एक ऐसा कमबैक किया जाता है कि भारत ने इसे जीत लिया था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं हमारी आईसीसी महिला इसकी शुरुआत या इसका पहला मैच कब होता है, इसका पहला मैच होता है वर्ष 1973 में। ठीक है, तो ये आपके लिए इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो चुका है। तो ये है हमारी चैंपियन टीम, और चैंपियन टीम को बहुत सारा हमारी शुभकामनाएं। बाकी आगे देखते हैं कि हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कानून का शासन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। रिसेंटली व्हाट रैंक हैज इंडिया स्कोर्स इन द WJP रूल लॉ ऑफ इंडेक्स 2025। तो इसका तो सही उत्तर हो चुका है बच्चों कि 86वां स्थान पाया। पर भारत हमारे वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे हमारे इंडेक्सेस भी हैं जिनके द्वारा क्या होता है, उसने हमारे कई और सूचकांक भी प्राप्त किए थे। तो ये तो हो गए हमारे क्षेत्र या श्रेणी, और ये होगी बच्चों उनकी रैंक। तो कौन कौन सी है, जैसे आपने देखा होगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक लिबर्टी इंडेक्स, तो इसमें भारत की कौन सी रैंक रही, 128वीं। ठीक है, ध्यान देंगे और सारे के सारे नोट करेंगे। और अगला है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, या इसी को बोला जाता है हेनले सूचकांक। इसमें भारत की कौन सी रैंक रही, 85वीं रैंक रही। मतलब जिस देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होगा वो उतने ही ज्यादा देशों में क्या कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। और यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड पीस इंडेक्स या शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 115वीं है। अति महत्वपूर्ण है, आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और खुशहाली इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है, कितना है, तो 118वीं रैंक है। ठीक है, 118वीं रैंक है। अगला मानव विकास सूचकांक में HDI में भारत की कौन सी रैंक है, 130वीं। ये 118 है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है, 131 है। नवाचार इनोवेशन के लिए वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 38वीं है। अगर भुखमरी सूचकांक हंगर इंडेक्स में अगर आपसे पूछता है, 102वीं रैंक है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 41वीं रैंक है। अगर इसी के साथ में आपसे पूछता हूं फायर पावर इंडेक्स में, फायर पावर इंडेक्स में मतलब अगर किस देश की सेना कितनी ज्यादा मजबूत है, ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, हमारी 4थी रैंक है। ठीक है, उसी के साथ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है, 151वीं रैंक है। ठीक है, तो इन सूचकांकों को आप ध्यान रखेंगे और सीधे स्टैटिक तौर पर आपसे पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हो सकता है, क्योंकि आपने पीसीएस में देखा होगा कई सारी योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं, और उन योजनाओं में से एक 2022-23 की मैं बात कर रहा हूं, 2022-23 आज से 3 वर्ष पहले जो हमारा 2022-23 में क्या होता है, एकीकृत पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की जो आधारशिला है वो कहां रखी गई है। तो आपके लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो पहले देखते हैं ये क्या है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित पीएम डिवाइन नामक एक केंद्रीय योजना की घोषणा की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर का त्वरित एवं सतत रूप से रूपांतरण, जिससे सभी नागरिकों को जीवन यापन में आसानी हो। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी कब दी थी, 12/10/2022 में। तो इसका अभी जो आपका सही उत्तर होना है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी बच्चों, क्या कह रहा है, इसकी आधारशिला कहां रखी गई थी, हमारे असम में, असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया, या आधारशिला रखी गई। तो आप जानते होंगे हमारे भारत में जैसे ये नेपाल से लगा बॉर्डर है, यहाँ पर सिक्किम देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर फिर क्या देखने को मिला, भूटान देखने को मिला। फिर आपने देखा ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल, या हमारा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर बीच में आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भूटान, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल। ठीक है, तो आपको जो जो हमारे राज्य देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको मेघालय, यहाँ पर आपको असम, यहाँ पर आपको त्रिपुरा, यहाँ पर आपको नागालैंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, नीचे देखने को मिलेगा मणिपुर, 7 हमारे 7 सिस्टर, और इधर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम। ठीक है, तो आपको इनकी राजधानी भी याद रखनी है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे देश है। ठीक है, राज्य हैं ये है।
ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनके बारे में आपके लिए जानकारी। और अभी इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई थी, तो हमारे असम में। असम की राजधानी क्या बच्चों, दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है। अति महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपने यहाँ पर अस्वच्छ पढ़ने की जगह पर आपने स्वच्छ देखा, और अगर आपको इंदौर दिखा कहीं पर, आपने इंदौर में टिक कर दिया। तो भारत का यदि आपसे पूछा जाए सबसे अस्वच्छ, सबसे डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, ठीक है, डर्टी शहर भारत का कौन सा है, तो कौन सा है बच्चों, मदुरई। अभी इसकी रिपोर्ट आई हुई है 2025 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो वो है इंदौर। और भारत का ये तो अस्वच्छ हो गया, तो सबसे स्वच्छ, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ शहर वो कौन है, इंदौर। इंदौर है कहां बच्चों, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो भारत का सबसे अस्वच्छ शहर है वो कौन सा है, स्वच्छ सर्वेयर 2025 में मदुरई क्या है, टॉप डर्टीएस्ट, सबसे गंदा सिटी है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ हमारा 2023 की रिपोर्ट आई थी, उसमें कौन था, इंदौर था। अब एक हमारे लिए प्रसिद्ध हमारे जो प्रश्न के और आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनके द्वारा कई सारे ऐसे आंदोलन किए जा रहे हैं लद्दाख के लिए। सोनम वांगचुक जो कि हमारे पर्यावरणविद हैं, और इनको आपने कई सारे मीडिया में थ्री इडियट्स नाम की जो मूवी है उससे इनको मिलाया जाता है। कहा जाता है कि इनसे ही इंस्पायर्ड होकर उस मूवी को बनाया गया था। तो हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया, रिसेंटली हु हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स। तो इसमें कौन आते हैं बच्चों, हमारे लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायुविद हमारे सोनम वांगचुक। ठीक है, कौन है, सोनम वांगचुक। इनकी फोटो से तो आप समझ ही गए होंगे इनका संबंध कहां से है, तो बच्चों लद्दाख। ठीक है, इनका कहना क्या है कि जब सरकार ने लद्दाख की स्थापना, ठीक है, लद्दाख की स्थापना कब की थी, 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसकी स्थापना के समय कहा जाता है कि सरकार ने इन्हें एक अनुसूची 6 में शामिल करने की अपनी जो लिस्ट है उसमें बताया था, परंतु सरकार ने इसे मना कर दिया। ठीक है, और जो हमारी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुसूची 6 होती है, शेड्यूल 6। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी क्या है बच्चों, इसकी राजधानी है लेह। ठीक है, ये किसका भाग है, ये हमारे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और उसी के साथ यहाँ का जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क यहां से हमारा लद्दाख से निकल गया, और वहीं से आपके लिए प्रसिद्ध व्यक्ति सोनम वांगचुक आपके लिए आ गए। और लद्दाख की जो जानकारी है, इसकी स्थापना, इसकी जो राजधानी है, ये किसका भाग है, और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हमारे सोनम वांगचुक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इनका जो अभी चयन किया गया था, ये कौन है, संजय गर्ग है। ठीक है, संजय गर्ग है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मानक बोर्ड है भारत का, कई सारे हमारे प्राधिकरण इसके अंतर्गत आते हैं, जो फूड सेफ्टी है या कई सारे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे हैं कौन, संजय गर्ग जी। देखिए, आप देख सकते हैं केरल कैडर के 1994 के आईएएस अधिकारी हैं, और संजय गर्ग जी 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है बच्चों, आपके लिए अगला एक प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, कहां किए हैं, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है, केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी का है, असम में, सरहद पुणे द्वारा आयोजित हमारे भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए। किस क्षेत्र में दिए गए, तो ये दिए गए साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के, और विद्वता और सांस्कृतिक संरक्षण के योगदान के लिए। ये किसे दिया गया था, येशे दारजी को, थोंगची को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। अगला है सैसराम मेमा, जो कि मणिपुर से हैं। रजनी
बसुमतारी जो कि असम से हैं, और LR सैले जो कि मिजोरम से हैं, सूर्यकांत हजारिका असम से हैं, और प्रोफेसर डेविड R सिमली ये मेघालय से हैं। सही 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को क्या किया गया, इसमें सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड दिया कहां गया, असम की राजधानी गुवाहाटी में। ठीक है, तो कहां दिया गया था बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर असम में आपको देखने को मिलेगा भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसको ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। तो अंतिम आपके लिए क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके लिए एक प्रश्न है, भारत के वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी संजय मूर्ति, और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो आपके लिए आज का प्रश्न हमने छोड़ दिया है। बाकी जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। यहां तक रुकने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके उज्जवल भविष्य साकार रहेगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके विजिट कर सकता है, तो आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।